नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कॉर्बेट के पाखरो टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ काटने और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरक सिंह रावत और पूर्व डीएफओ किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि हम हरक सिंह रावत और पूर्व डीएफओ किशन चंद दुस्साहस से हैरान हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि मंत्री हरक सिंह ने खुद को कानून से परे माना और डीएफओ किशन चंद ने जनता के विश्वास को हवा में उड़ा दिया। कोर्ट ने टाइगर सफारी की आड़ में पार्क को हुए नुकसान का आकलन कर दोषियों से इसकी भरपाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। इसके साथ ही कॉर्बेट के पाखरो टाइगर रिजर्व घोटाले मामले की जो जांच सीबीआई कर रही है उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस पूरे मामले में पीएम ऑफिस के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। पूरे मामले में राज्य सरकार का अचीवमेंट ये रहा कि कोर्ट ने पाखरो में टाइगर सफारी के निर्माण कार्य को जारी रखने को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही यहां पर एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के भी कोर्ट ने निर्देश दिए। यहां पाखरो में टाइगर सफारी बनाने के मामले में 163 पेड़ की जगह अवैध रूप से 6000 पेड़ काट दिए गए थे और कई तरह के अन्य निर्माण भी किए गए थे। जी, एक तो अधिकारी जहां तक थे, एक तो किशन चंद रहे और भी बहुत सारे अधिकारी, और जो मिनिस्टर थे वो हरक सिंह रावत उस टाइम पे एक मिनिस्टर थे। वो उनका नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि उनका नाम हर जगह हर कमेटी में आया है। अभी के टाइम में 6-7 कमेटियां बनी और ये माना गया, ये देखा गया और ये पाया भी गया कि उन्होंने सेंसिटिव जगह पे एक ऐसे ऑफिसर्स की तैनाती करी जो कि उसके लायक ही नहीं थे। इवन की विजिलेंस की रिपोर्ट भी थी जहां पे डायरेक्शन दिया गया था कि ऐसे आदमी को आप कहीं सेंसिटिव प्लेस पे ना लगाएं। उसके बावजूद भी ये ध्यान में रखते हुए, दरकिनार करते हुए इस चीज को, ऐसे आदमी को टाइगर रिजर्व में पोस्ट करा गया और फिर ना कि सिर्फ पोस्ट करा गया बस उनसे गैर कानूनी काम कर। देखिए, डिपार्टमेंटल जांच भी चल रही है और सीबीआई जांच भी चल रही है। तो उसने माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों को कहा है कि 6 महीने के अंदर, जो मुझे अभी बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जांच पूरी करके सीबीआई इसको जांच पूरी करे और डिपार्टमेंटल जो जांच चल रही है उसको 3 महीने में उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय का। देहरादून नगर निगम में विधायक महेश जीना और नगर निगम कमिश्नर गौरव कुमार के बीच विवाद हुआ था, जिस पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर पूरे मामले की जांच करेंगे और 15 दिन के भीतर जांच की रिपोर्ट सीएम धामी को देंगे। दरअसल कल विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो नगर पालिका आयुक्त को धमकाते दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि वीडियो देहरादून के नगर निगम दफ्तर का है जिसमें ठेके की फाइल को लेकर बहस हुई थी। वहीं विवाद के विरोध में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने शहर में सफाई को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। देहरादून नगर निगम में अपने हुए हंगामे को लेकर विधायक महेश जीना को लेकर बीजेपी असहज है। सीएम द्वारा जांच के आदेश करने के बाद पार्टी ने भी इसे गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी महानगर अध्यक्ष को मामले की जांच सौंपी है। महानगर अध्यक्ष पूरे मामले की पड़ताल कर पार्टी को रिपोर्ट देंगे। अपने जो महानगर के अध्यक्ष हैं और इनको सबको इस काम में लगाया कि उसके तथ्यात्मक जानकारी हमको दें। और मैं यही बार बार बोलता हूं कि बात है शालीनता से होनी चाहिए। अगर एक जनप्रतिनिधि को भी बहुत कुछ पूछने का अधिकार है और एक अधिकारी को बहुत कुछ बताने का भी उसका कर्तव्य है, लेकिन उसमें इस प्रकार की स्थिति निर्माण ना हो जिसके कारण समाज में गलत मैसेज आए। और इस पर मैंने पहले भी अपने विधायकों को सख्ती से इसके मैंने निर्देश पालन करने का निर्देश दिए थे और इस प्रकार स्थिति बनती है तो ठीक नहीं है और मैं स्वयं विधायक से बात करूंगा। सल्ट विधायक महेश जीना द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ बदसलूकी मामले में अब नगर निगम के कर्मचारियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी नगर निगम में कामकाज ठप रखते दिखाई दिए। दूसरी तरफ शहर की सफाई करने वाले कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे, जिससे देहरादून में कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि जब तक विधायक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक कामकाज ठप रहेंगे।
देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत आज से 3 बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू हो गई, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। अयोध्या धाम जाने वालों के लिए अब आसानी होगी और सीधी फ्लाइट मिलेगी। वहीं देहरादून से पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उड़ान की शुरुआत हुई है। तीनों ही जगहों के लिए दून से उड़ान की कोशिश सीएम धामी लंबे वक्त से कर रहे थे। अब ये कोशिश रंग लाई है। बड़ा शुभ दिन है कि आज यहाँ से अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, अमृतसर के लिए, पंतनगर के लिए देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मैं एयरलाइंस के द्वारा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक हुई, लेकिन आज भी दावेदारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए। बैठक के बाद नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 2-3 दिनों में एक और स्क्रीनिंग की बैठक होगी, जिसके बाद नाम फाइनल किया जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि किस सीट पर कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, इसी को लेकर चर्चा की गई है। पैनल में कई नाम हैं, लेकिन जो अगली बैठक होनी है उसके बाद सीसी की बैठक होगी, उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा। कितने कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं सर इस बार जो नाम चल रहे हैं? देखिए, चर्चा हो रही है अभी कौन होगा। विस्तृत रूप से इतना गहन मंथन हुआ है, एक एक सीट पर व्यापक चर्चा हुई है, एक फीडबैक भी लिया है और जो हमारे कांग्रेस नेतृत्व है उन्होंने भी अपने स्तर से जानकारी जुटाई है, तो सब मिलाकर तब अंतिम रूप दिया जाएगा। लगातार 10 सालों से बीजेपी भले ही केंद्र के सत्ता में हो, लेकिन उसके लिए उत्तराखंड में कुछ बूथ जीतना आज भी एक बड़ी चुनौती है। आखिर कैसे इन बूथों पर मिले बीजेपी को जीत? बीजेपी ने इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी के करिश्माई चेहरे के साथ बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड की 5 सीटें अपनी झोली में डालने का सपना देख रही है। स्वागत है भाई, स्वागत है। पार्टी के 3 घोषित प्रत्याशियों ने बाकायदा अपने लोकसभा क्षेत्रों की परिक्रमा भी शुरू कर दी है, लेकिन तमाम ताकत के बावजूद तकरीबन प्रदेश के 4500 बूथ जीतना बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ न तो पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत सकी और न ही 2022 का विधानसभा चुनाव। ऐसे में इन्हें मजबूत करने के लिए बीजेपी ने संघ, संगठन और प्रवासी कार्यकर्ताओं का ऐसा कॉकटेल तैयार किया है, जिससे हारे हुए बूथों को रेड से ग्रीन कॉर्नर में डाला जा सके। पार्टी की एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सभी बूथों पर, लेकिन हमने फोकस वहां किया गया है जहां हमें वोट कम मिले। हमने ग्रेडिंग तक करवाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उसी कार्यकर्ताओं के क्रम में हमने जो बूथ अध्यक्ष थे उनसे अपने बूथों की ग्रेडिंग कराई कि हमारा बूथ किस समय किस स्थिति में रहा है, लोकसभा में किस स्थिति में रहा, विधानसभा में किस स्थिति रहा। तो इस तरह के पूरे कार्य परीक्षण के माध्यम से भी चले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 10 बूथों पर एक मंडलम की नियुक्ति कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता इसीलिए दावे के साथ अपनी तैयारियों को पहले से बेहतर करार दे रहे हैं। बूथ की प्रिपरेशन इस बारी कांग्रेस की अभूतपूर्व है। मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसे कभी पहले कांग्रेस ने ऐसा कार्य नहीं करा। तो जमीनी स्तर पे हम लोग बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं कि हमारे जो बूथ हैं, अब ये जो मंडलम है इनके अंतर्गत 10 बूथ हैं, फिर सारे बूथ अध्यक्ष हैं, सबकी सूची दिल्ली तक उपलब्ध करा दी गई है। तो इसलिए इस बारी कांग्रेस ने बड़ा जमीनी काम करा है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे बूथ कमजोर थे वहाँ पे हम ज्यादा मेहनत करें। प्रदेश में 11,729 बूथों के जरिए मतदान होना है। बीजेपी ने जहां वोटर लिस्ट के हर पन्ने का पन्ना प्रमुख बनाकर जमीनी स्तर तक मजबूत पैठ बनाई है, वहीं एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठी कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक और हार पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से तोड़ सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ के पेयजल संकट को दूर करने के लिए आंवला घाट फेज 2 योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। दर्जाधारी राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने बताया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंवला घाट फेज 2 पेयजल योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद डीपीआर पर काम शुरू हो चुका है। भंडारी ने बताया कि इसके अलावा पिथौरागढ़ से घाट पनार के लिए एक वैकल्पिक रोड को भी सीएम ने स्वीकृति दी है, जिसके बनने से बरसात के दिनों में पिथौरागढ़ के बाकी दुनिया से संपर्क बना रहेगा। आंवला घाट फेज 2 करके एक योजना स्वीकृति की है, जिसकी डीपीआर भी वर्तमान समय में जल निगम द्वारा टाटा कंजर्सिटी के थ्रू बनाई जा रही है। और आंवला घाट फेज 2 जो पिथौरागढ़ की जो पेयजल किल्लत है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करेगी। रुड़की के भगेड़ी महावतपुर के ग्रामीणों और आर्मी के बीच रास्ता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। काफी लंबे वक्त से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। वहीं बुधवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। गांव वालों की मांग है कि रास्ते का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी से करवाया जाए, ताकि रास्ते से आवाजाही नियमित रूप से हो पाए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि दोनों पक्षों की बात आगे बढ़ाकर यहाँ पर आगे उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। पहले बात को उनके सामने रखा जाएगा। परंतु हम ये चाहते हैं कि आर्मी वालों के साथ एक मीटिंग करें और एक हमें अभी कुछ 3-4 सॉल्यूशंस में जो हमारी बात हुई थी कि क्या ये रास्ता अगर हमारे पीडब्ल्यूडी बना देगा, आर्मी उस पर रेडी हो सकती कि नहीं, या फिर आर्मी ही इसे रास्ते को बना दे, इस पर जनता रेडी हो सकती कि नहीं। इस पर काफ़ी अभी देर हमारी बात भी हुई, जनता के सामने भी हमने अपने पॉइंट्स रखे हैं। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं आर्मी के साथ एक वार्ता करने और देखते हैं होपफुली कुछ ना कुछ हम इसका सोल्यूशन जल्दी निकाल। और अगली खबर देहरादून से। यहाँ पर एक घर में बड़ी चोरी हुई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दून में नेहरू कॉलोनी के चकशाह नगर में एक बंद घर में चोर घुस गए। ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर के अंदर सामान टटोलने लगे। इस दौरान चोरों ने घर में रखी नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। घर के लोग रिश्तेदार की शादी में दिल्ली गए थे और इसी दौरान बंद घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बागेश्वर में कोचिंग संचालक पर सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। कोचिंग संचालक ने स्टूडेंट को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित स्टूडेंट से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए 6 लाख रुपए लिए गए हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाई है। वहीं रुपए वापस करने से भी कोचिंग संचालक इनकार कर रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 1 जून 2022 से कोचिंग करता था। उसके बाद जो है यस फाउंडेशन के मालिक द्वारा उनसे जो है फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती के नाम से 6 लाख रुपए की रकम ली गई। तो उस संबंध में जब उसका नाम भर्ती लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में नहीं आया तो उन्होंने जो है उस संबंध में तहरीर के आधार पर 420 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। विकासनगर के पचवाधून क्षेत्र में हरे पेड़ों का अवैध रूप से काटने का सिलसिला लगातार जारी है। रातों रात चोरी छिपे भानवाला में दर्जनों हरे पेड़ 20 बीघा भूमि पर बने बगीचे को साफ कर दिया गया। उद्यान विभाग ने पेड़ों के कटान की पुष्टि की है। भूस्वामी की जानकारी जुटाई जा रही है। भूमाफिया ने बिना अनुमति के हरे पेड़ों पर आरियां चला दी। रातों रात हरे भरे बगीचे को काट डाला, जमीन को खाली करा दिया गया और ये पचवाधून का पहला मामला नहीं है। उद्यान विभाग का कहना है कि भूमाफियाओं को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो अगर पेड़ों का कटान कहीं पे हुआ है तो ये प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उद्यान विभाग से निरीक्षण करवाया जाएगा और अगर अवैध रूप से उत्पादन किया गया तो उनके स्तर से कार्रवाई करवाई जाएगी। जो भी कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं और उस पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आगे से कोई कार्रवाई नहीं हो और उस पर हम परसू भी कर रहे हैं कि इनको किसी तरह जो कटान कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जंगलों की आग के लिए संवेदनशील उत्तराखंड में एक और फॉरेस्ट फायर का सीजन है तो दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव आने वाला है। वन विभाग के सामने समस्या यह है कि वो जंगलों की आग बुझाए या फिर चुनाव में ड्यूटी करे।
उत्तराखंड में हर साल आग से हजारों हेक्टेयर जंगल तबाह हो जाते हैं। खास तौर पर अप्रैल और मई की प्रचंड गर्मी के 2 महीने जंगलों पर भारी पड़ते हैं। यही 2 महीने होते हैं जब जंगल की आग भी बेकाबू हो जाती है। इस बार औसतन 52% बारिश कम हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार जंगलों में जमकर आग भड़क सकती है। इसके लिए वन विभाग ने इस बार 2100 फॉरेस्ट गार्ड और 1400 के आसपास फॉरेस्टर की फील्ड में ड्यूटी लगाई है। लेकिन इन कर्मचारियों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगने से वन विभाग के माथे पर पसीना आ गया है। अब विभाग ने चुनाव आयोग को लिखा है कि वन विभाग के कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए। जो हमारे फील्ड कार्मिक हैं, फील्ड कार्मिक, क्योंकि हमारे फील्ड कार्मिक जो है वनाग्नि नियंत्रण की कार्रवाई में रहते हैं वनाग्नि काल के दौरान, तो उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। और साथ साथ हमने ये भी अनुरोध किया है कि जो हमारे वाहन हैं, जो हमारे फील्ड स्तर के वाहन हैं, उनकी भी जो है ड्यूटी ना लगाई जाए, जिससे कि वो हम लोग के पास संसाधन उपलब्ध रहे। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि आयोग ने फॉरेस्ट फायर सीजन को ध्यान में रखा है। इसको देखते हुए केवल कुछ दिन की ही ड्यूटी कुछ विशेष क्षेत्रों में लगाई जा रही है और इस पर भी वन विभाग के साथ मीटिंग कर मामले का हल निकाल लिया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लोगों को हम यूजुअली चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाता है। जहाँ जहाँ पर हमारे सुरक्षा की पर्सनल अगर कम होगा इत्तेफाक से कुछ बूथों में, वहाँ पर वो भी चुनाव का दिन इनकी ड्यूटी लगती है, वो भी 3-4 दिन की ड्यूटी लगती है। अब हम ये पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ उनके साथ इस समस्या का हम हल करेंगे। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सियासी मुद्दा भी बनता रहा है। 2 बार जब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आग ने विकराल रूप लिया तो इस पर भी खूब सियासत हुई थी। नतीजा 2016 और 2021 में तत्कालीन सरकारों को आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। एक बार फिर मौसम शुष्क है और चुनाव सिर पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी में बर्फबारी से बंद गंगोत्री नेशनल हाईवे को सुक्की टॉप से आगे खोल दिया गया है, लेकिन हाईवे पर फिसलन जारी। जमुई में मासो कफलखेत सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। कोटद्वार में पिछली बरसात में आई आपदा पीड़ितों को ऋतु खंडूरी ने आर्थिक सहायता के चेक बांटे, साथ ही गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और गैस के चूल्हे भी दिए। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बागेश्वर के नरगोली गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। कोटद्वार में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली की शिकायत आ रही है, जिसके बाद एक्शन जारी। नैनीताल में महिला कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की संकल्प लिया। उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों ने सरकार से कर्मचारियों को राजकीय दर्जा देने की मांग की है। अल्मोड़ा के दुग्ध संघ के नए बोर्ड बनने के बाद पहली बैठक हुई, जिसमें दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए जल्दी ही दूध के रेट बढ़ाए जाने की संभावना। बागेश्वर के कपकोट के महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बीते कुछ सालों में मौसम का मिजाज काफी बदला दिखाई दे रहा है। मौसम में आए इस चेंज का सबसे ज्यादा असर ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। हालात ये है कि कम बारिश और बर्फबारी के चलते ग्लेशियरों के गलने की रफ्तार बढ़ गई है। ग्लेशियरों की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी बर्फबारी पहली शर्त है, लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले कुछ दिन बर्फबारी जरूर हुई, मगर पूरी सर्दियों के सीजन में हिमालय रेंज में बारिश और बर्फबारी लगातार कम हो रही है या फिर देरी से हो रही है। मौसम में इस बदलाव से ग्लेशियरों की स्थिति काफी बदली है। हालात ये हैं कि ग्लेशियर जहां टूट रहे हैं, वहीं इनके गलने की रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक हिमालय रेंज में हर साल 20 अरब टन बर्फ का लॉस हो रहा है। 20 अरब टन
मतलब आइस लॉस पर ईयर्स टू यूज। और अगर आइस बर्फ़ नहीं जमेगी तो ग्लेशियल आइस का इस तरह से पिघलना तो हिमालय में तो हिमालय के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। ग्लेशियरों की स्थिति बदलने से हिमालय बेल्ट में रहने वाले 5 करोड़ लोग तो सीधे प्रभावित हैं ही, साथ ही एक देश की 1 अरब की आबादी को भी इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ग्लेशियर की स्थिति बीते 2 दशकों से धीरे धीरे बदली है। सूबे का गंगोत्री ग्लेशियर बीते 86 सालों में 1700 मीटर तक पीछे खिसक गया है। हालात तो यह है कि गंगोत्री ग्लेशियर जहां 2001 से 2006 तक 7 मीटर हर साल पीछे खिसका, तो वहीं 2017 से 2013 तक ये रफ्तार हर साल बढ़कर 34 मीटर जा पहुंची। जानकारों की माने तो जाड़ों के सीजन में बर्फबारी का कम होना ग्लेशियरों के लिए काफी खतरनाक संकेत है। और डाउन स्लोप जो रीजन्स हैं जहाँ पर का कि अधिक एग्लोमरेशन वगैरह है, उस पर जो है सीधा सा डायरेक्ट प्रभाव जो है कई प्रकार से होता है। वाटर में होगा और मेल्टिंग में होगा, उसके बाद लैंड यूज पैटर्न में होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण कई देशों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी पहले ही दावा कर चुकी है कि ग्लेशियर गलने से बर्फ में दफन वायरस एक्टिव हो सकते हैं। यही नहीं, पूरे उत्तर भारत में पेयजल संकट भी गहरा सकता है और साथ ही बरसात के सीजन में ग्लेशियरों के तेजी से गलने से मैदानी इलाकों में बाढ़ की घटनाओं में खासा इजाफा हो सकता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।